हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको समास का टॉपिक करवाने जा रही हूँ। समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी किसी चीज़ को छोटा करके बताना। तो इसके 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। पहला हम अव्ययभाव समास देखते हैं। अव्ययभाव समास जो होता है, इसमें उपसर्ग लगे हुए होते हैं। जैसे कि यदि दिन हमने लिखा, दिन के आगे हमने प्रति लगा दिया, यानी ये बन गया प्रतिदिन, तो दिन के आगे प्रति उपसर्ग हो गया। ऐसे इसकी पहचान की जाती है। दूसरा है यथाशक्ति। शक्ति, उसके आगे यथा, यथा उपसर्ग लगाया हमने। और रातों रात, रातों रात में हमने उपसर्ग नहीं लगाया है, लेकिन एक ही शब्द 2 बार आया है, रातों रात। तो यही अव्ययभाव समास की पहचान होती है। इसमें जो है प्रथम पद प्रधान होता है। ये आता है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति होती है। जैसे ग्रह आगत, तो ग्रह को आगत। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो आप देख रहे हैं राजपुत्र में राजा का पुत्र का विभक्ति है। फिर धर्मयुक्त, धर्म से युक्त, कर्ता ने कर्म को करण से। और यही जब आप देखेंगे कि इसमें कारक की विभक्ति है, तो ये तत्पुरुष समास होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे मंद बुद्धि, यानी मंद है जो बुद्धि, यहाँ बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है कि बुद्धि जो है मंद है, यानी कम बुद्धि है, कमजोर बुद्धि है। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो ये आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। इस हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास, और इसमें भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। तीसरा है द्विगु समास। द्विगु समास जो है, इसमें ये नाम से जैसे आपको लग रहा है द्विगु यानी 2 का गुना, तो इसमें संख्यावाचक होता है। जैसे कि नवरात्रि यानी 9 रात्रि, नवरात्रि यानी 9 रातों की बात हो रही है यहाँ। चौराहा यानी 4 राह। सत्सय यानी 100 रचनाओं का समूह, इस हिसाब से। और ये संख्याएं होती हैं इसमें, इसमें भी दूसरा ही पद प्रधान होता है। तो हमने यहाँ देखा कि अव्ययभाव में प्रथम पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है, कर्मधारय में भी दूसरा पद प्रधान है, द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान है। तो ये तीनों जो होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, इन तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययभाव में प्रथम पद प्रधान होता है। अगला है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास जो है, इसकी एक पहचान ये होती है कि इसमें जो शब्द होती है वो किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। और इसमें फिर तीसरा पद प्रधान होता है जिसकी ओर संकेत करता है। जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी को जब आप पढ़ेंगे तो ये है चक्रपाणी, यानी चक्र को धारण करने वाला। तो जब हम चक्रपाणी सुनते हैं तो हमारे मन में ध्यान आ जाता है विष्णु भगवान जी का, जिन्होंने चक्र को धारण किया हुआ। यानी ना इसने चक्र का पद बताया अलग, और ना ही पाणी का, बल्कि तीसरा ही पद इसमें बन के आ गया विष्णु भगवान। तो यहाँ तीसरा पद प्रधान हो गया। तो बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। लंबोदर, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है। इस हिसाब से जब तीसरे का वहाँ पे हमें दिखाई दे कि उसका अर्थ तीसरा शब्द निकल के आ रहा है, तो वो बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ, नीलकंठ, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि हाँ नीला है जो कंठ, लेकिन ये वो नहीं। नीलकंठ सुनते ही हमें शिव जी का नाम याद आता है। तो इस हिसाब से जब किसी तीसरे का अर्थ स्पष्ट हो जाए तो वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, और इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो लास्ट है आज का हमारा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, इसमें बीच में चिन्ह लगा होता है और की जगह, जैसे माता और पिता, तो ये माता पिता। पाप और पुण्य, तो पाप पुण्य। रात और दिन, रात और दिन, और शब्द हट गया, उसकी जगह चिन्ह लग गया, तो रात और दिन। इसकी पहचान यही होती है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और बाकी इधर जो मैंने आपको बताया, ये 6 हुए। 6 में अव्ययभाव में प्रथम पद प्रधान, ये आपको ध्यान रखना है। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु में द्वितीय पद प्रधान, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान। ये मैं आपको छोटा सी वीडियो में बता रही हूँ, बहुत छोटा वीडियो है, मुश्किल से 6-7 मिनट का होगा, लेकिन अगर आप इसको देख लेंगे तो ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसको करने के बाद आपको अलग से समास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी को रिवाइज़ करते रहेंगे, आपका समास क्लियर हो जाएगा। और कई बार समास का मतलब कि अर्थ भी पूछता है कि इसका अर्थ या परिभाषा बताइए। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में विभक्ति को हटा दिया जाता है, जैसे हमने यहाँ देखा कि माता पिता के बीच में विभक्ति को हटा दिया, या किसी भी चीज़ को छोटा करके बता दिया, तो उसको समास को संक्षेप करना ही समास कहलाता है।
उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा ये वीडियो और आप इसे 1-2 बार देखिए। और मैंने खुद यही पढ़ के एग्ज़ाम दिया, मैं अपने नोट्स से आपको करवा रही हूँ, मैं अलग से कुछ नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो होते हैं लेकिन वो हमारे यूज़फुल नहीं होते, वो सिर्फ टाइम बर्बाद करने के लिए होता है। छोटा सा वीडियो है, आप इसे देखिए, आपकी हेल्प होगी। थैंक यू।